ये सारी कतरी से लेके पथरी तक की सियासत दफन होने जा रही है दोनों खानदानों। जिस मिडिल क्लास ने हमें लेके आई है, उस मिडिल क्लास को हम फौरी रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। जो लोग करप्ट हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनकी बचत तो मुझे कहीं नजर नहीं आती। ना एनआरओ होगा, ना बाकी मामला होंगे। मैं जब स्पीकर साहब को मिला हूं, मैं इस फैसले पे स्टैंड करता हूं कि मैं पब्लिक अकाउंट का मेंबर बन चुका हूं। एनआरओ वो होता है कि आप मुजरिमों को माफ कर दें, और छोटे नहीं, बड़े बड़े मुजरिमों को। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज बलोकी में दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा और ना ही किसी के साथ किसी किस्म की कोई डील होगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि एनआरओ देना गद्दारी के मुतरादिफ होगा। और साथ ही खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब पर भी तनकीद की कि वो पीएससी के अब तक चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हमने रियायत से काम लिया, हमने कोशिश कर ली, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जेल से आके पीएससी का चेयरमैन बन जाए। और शेख रशीद साहब ने भी खान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो कहते हैं कि अब मैं पीएससी का चेयरमैन हूँ, स्पीकर माने या ना माने। और उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया, ये इरादा भी अपना जाहिर किया कि वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पीएससी में लाने का इरादा रखते हैं। तो अगर इस तरह की कोई मूव आती है तो अपोजिशन उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। और इससे तल्ख सियासी माहौल के अंदर अपोजिशन ने भी मुत्तफ़िका जो मुतहदा अपोजिशन है उसका इजलास भी जल्द बुलाने का फैसला कर लिया गया है। और शेख रशीद साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया आज कि 40 अफराद की, उन्होंने आज फिर से वाज़ेह किया कि 40 अफराद की फहरिस्त मौजूद है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, जिनका एहतसाब होने जा रहा है या फिर जो गिरफ्तार होने जा रहे हैं। उन्होंने इस तरफ इशारा दिया। तो ये वज़रा को कौन बताता है कि 40 या 50 अफराद गिरफ्तार होने वाले हैं? इस पर भी हम आज के शो में सवाल उठाएंगे। और जरदारी साहब ने आज फिर से जो उनका मौक़िफ़ मुसलसल वो दोहराए जा रहे हैं कि 18वीं तरमीम पर डाका डालने की कोशिशें या साजिशें हो रही हैं। आज फिर उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के वक्त से कह रहे थे ये सारा ढोंग 18वीं तरमीम के खिलाफ रचाया जा रहा है, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे अपने हक के लिए। और साथ ही साथ एक तरफ तो ये एहतसाब की बात हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम आवाम को रिलीफ फ्राहम करने की बात करें तो फवाद चौधरी साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो मिडिल क्लास अवाम जिसके वोट से हमारी हुकूमत बनी, हम उसे रिलीफ फ्राहम करने में अब तक कामयाब नहीं हो सके। और वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कहते रहे कि ब्यूरोक्रेसी के वो सियासी असर रसूख से बाहर निकालेंगे, आज़ाद करेंगे। कल भी प्राइम मिनिस्टर ने इस अज़्म का इजहार किया था, लेकिन आज ही खैबर पख्तूनख्वा के आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया गया। और खबरें इस तरह की हैं कि शायद कोई इख्तलाफात थे कुछ मामलात के ऊपर जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया। इस पर भी हम आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा हैं, साबिर बलोच साहब साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, हमारे साथ शो में मौजूद हैं। और रियाज फतेहाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ शो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सुनवा दिया जाए कि खान साहब ने एनआरओ या डील से मुतल्लिक आज किन अल्फाज में वाज़ेह किया कि किसी किस्म की डील होगी ना एनआरओ होगा। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी तरह इनको किसी को एनआरओ दें। जिसने करप्शन की हमने किसी को नहीं छोड़ना। हुर्रम दस्तगीर खान साहब, इमरान खान साहब बार बार ये वाज़ेह कर रहे हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे, जबकि आपकी पार्टी की तरफ से भी ये मौक़िफ़ बार बार सामने आ चुका है कि हमने खान साहब से एनआरओ नहीं मांगा और ना ही खान साहब एनआरओ दे सकते हैं। तो आपको खान साहब का आज का बयान जो है उसे आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? आप क्या समझे हैं उसमें कि ये किस तरफ इशारा है? क्यों बार बार ये बात कही जाती है जबकि आप वाज़ेह कर चुके हैं कि आपको एनआरओ नहीं चाहिए? अनजाने आज़म इमरान खान और उनके जो फसादी वज़रा हैं उनकी लग़्व गुफ्तगू का जवाब देना बिल्कुल गलत है। ये एनआरओ का ढोल उस वक्त पीटना शुरू करते हैं जब इनकी कारकर्दगी एक दफ़ा फिर सिफर होकर मनफी होकर आवाम के सामने हो जाती है। तो ये एनआरओ का ढोल पीटते रहे। हम तो इनसे पूछेंगे,
ख़ास तौर पे चूँकि वज़ीर आज़म जो हैं वो वज़ीर दाखिला भी हैं, कि भाई हमें बता दें कि ताहिर दावड़ का अगवाकार और कत्ल करने वाले कौन थे। अनजान हैं वज़ीर आज़म। रज़ा अली आबदी साबिका MNA का कत्ल कराची में किसने किया? अनजान है वज़ीर आज़म। साहिवाल में इतना बहीमाना कत्ल सरकारी एहलकारों ने किया, वो किसने किया? कौन जिम्मेदार था? किसने हुक्म दिया? अनजान है हमारे अनजाने आज़म। उसके बाद रुपए की डिवैल्यूएशन किसके हुक्म से हुई? इन्होंने कहा जी मुझे तो मालूम ही नहीं है। इस मामले में भी अनजान है। FIA रिपोर्टें लीक करती है तो कहते हैं मैं अनजान हूं। कीमतें गैस की खुद बढ़ाई हैं, जो 4-4 गुना पाकिस्तानियों को बिल आए हैं, पूरा पाकिस्तान बिल बुला रहा है। पर कहा जी इंक्वायरी लगाए, पता करें किसने ये हुक्म दिया था। जनाब आली आपने हुक्म दिया था, लेकिन आप अनजान हैं। LNG की शिपमेंट मंसूख की, जिससे गैस का ऐसा बहरान पैदा हुआ कि पहले जो है दिसंबर में कराची बंद हुआ, आज फिर कराची बंद है, सनतें बंद हैं, हजारों मजदूर जो हैं वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं कि हमारे चूल्हे बंद हो गए, लेकिन ये तो अनजान है। वज़ीर आज़म को तो इसका जवाब देना। हमने NRO की बात नहीं करनी, हमसे उनसे पूछना है कि जनाब आली आप तो कहते थे कर्जे लिए, आपने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा 20 अरब रुपए रोजाना के कर्जे लेकर अभी तक अपनी हुकूमत चलाई है, तो इसका जवाब दें। या पाकिस्तान में भी जनवरी में नंबर्स आए हैं कि 7 साल की सबसे ऊंची शरह महंगाई सामने आई है, तो उसका जवाब दें। हम तो इसका जवाब लेंगे। हम NRO के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि कठपुतलियों से NRO नहीं मांगा जाता, ना ही बात की जाती है। NRO का तो सवाल ही गलत और लघु है। ठीक, मैं इस तरह दोबारा आता हूं। रियाज फतियाना साहब, अब मैं दोबारा से खुर्रम दस्तगीर साहब का मौक़िफ़ इसलिए मैंने शामिल किया, बार बार नून लीग पहले भी वाज़ेह कर चुकी है, तो जब नून लीग कह रही है कि हमने आपसे NRO नहीं मांगा, ना आप दे सकते हैं, तो फिर कौन मांग रहा है NRO? बार बार खान साहब का यह कहना कि मैं NRO किसी को नहीं दूंगा, अब मेरे ख्याल से बात उससे एक कदम आगे जानी चाहिए और खान साहब ये बताएं कि कौन NRO मांग रहा है। गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 टोक अल्फाज में इन तमाम अफवाहों को तोड़ निकाला है। पिछले चंद अरसे से लोगों में थी कि शायद शहबाज शरीफ साहब मिनिस्टर ब्लॉक में इस्लामाबाद सरकारी कोर्ट में रह रहे हैं, जेल में नहीं गए। मियां नवाज शरीफ साहब पटियाला जेल से सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत शिफ्ट हो गए, वहां से अस्पताल आ गए। शायद शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया गया, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये सारी चीजें ऐसी थी कि अवाम में बेचैनी थी कि शायद नून लीग NRO के तहत कोई मफादात या कोई रायत लेना चाह रही है और उनके खाते किसी न किसी इदारे से इसकी डील हो रही है। के ऐलान के बाद मेरा ख्याल बड़ी वाज़ेह बात है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसले के मुताबिक ना कोई NRO ले सकता है ना कोई दे सकता है। अगर कोई होगा तो उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन रियाज फतियाना साहब, जिन बातों का आपने जिक्र किया, सॉरी टू इंटरप्ट, जिन बातों का आपने जिक्र किया कि जिनसे NRO की तरफ शुबा होने लगा, अब शहबाज शरीफ साहब मिनिस्टर एनक्लेव में रह रहे हैं, तो वो PSC के चेयरमैन हैं। जब PSC का यहाँ पे इजलास होता है तो वो यहाँ पे उनकी रिहाइश होती है, सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कोट लखपत जेल से अस्पताल जाते हैं, तो मेडिकल बोर्ड 3 मेडिकल बोर्ड्स की सिफारिशात पे आते हैं। इस पे भी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं, ना ही शहबाज शरीफ साहब के मिनिस्टर एनक्लेव में रहने पे कोई कंट्रोल है। ये कायनी ओहदा है, उनको मिलता है मिनिस्टर एनक्लेव में घर। हमजा शहबाज का जो बैरून मुल्क जाना है, ECL से नाम निकलना है, वो भी उस पर भी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं था। हुकूमत के इख्तियार में होता तो शायद आप नाम ना निकालते। ये तो तमाम वो बातें हैं जिन पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर NRO हुकूमत से मंसूब क्यों, हुकूमत क्यों वजाहतें दे रही है? हुकूमत नहीं देगी बिल्कुल, और इस पे बड़ा वाज़ेह फैसला है कि जो करप्ट अनासर हैं उनके खिलाफ कड़ा एहतसाब किया जाए, बिला तफरीक किया जाए। उनका तल्लुक किसी भी इदारे से, किसी भी जमात से, हुकूमत अपोजिशन से हो, उनको माफ किया जाए और कौम की लूटी हुई दौलत उनसे वापस वसूल की जाए। इस पर वज़ीर-ए-आज़म और PTI का मौका बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि अवाम के वोट का जो मैंडेट है वो करप्शन के खिलाफ है। दूसरे नंबर पर ये मुतवस्सित तबका की हुकूमत है, और मुतवस्सित तबका बात का इजहार है कि ये दयानतदार लोग हैं, क्योंकि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज आसिफ खोसा साहब ने भी कहा कि हर बड़े फाइनेंशियल एम्पायर के पीछे क्राइम छुपा होता है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये सारे दयानतदार लोग हैं। अगर इनके पीछे भी फाइनेंशियल कोई क्राइम होता तो आज ये भी अरबपति होते। पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुतवस्सित तबका की जमात है, और हम चाहते हैं गरीब और मुतवस्सित तबका को शरीक इक़्तिदार किया जाए और पाकिस्तान की काया बदली जाए। तो फतियाना साहब, जो बात आप कर रहे हैं कि जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल है, मैं अगर उनकी तरफ अब अगर आ जाऊं तो
खान साहब ने आज ये जो बात की कि नहीं होंगे, शहबाज शरीफ जो है वो पीएससी के चेयरमैन आके बन जाते हैं जेल से आके, और शेख रशीद साहब ने भी कहा कि फतियाना साहब को हटा के मुझे लाया गया है, और आपसे मुतल्लिक भी उन्होंने मुख्तलिफ बातें की कि वो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे खान साहब की मर्जी के बगैर। अब वो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी पे स्पीकर पे शेख रशीद अकेले हमें हावी दिखाई दे रहे हैं फतियाना साहब। तो अब वो जो कह रहे हैं कि मैं मेंबर बन चुका हूं पीएससी का, तो क्या वाकई ऐसा है? वो मेंबर बन चुके हैं पीएससी के? वो कहते हैं मैं तो तहरीक अदम एतमाद ला रहा हूं शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो पीटीआई क्या इसको सपोर्ट करेगी? गुजारिश ये है कि पार्लिमानी हिस्ट्री उठाकर देखें या पार्लिमानी रवायात, कोई वजीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर ना कभी रहा है ना बन सकता है। ये नॉन मिनिस्टेरियल कमेटी है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव होगा अगर वजीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर होगा। दूसरा ये कि रियाज फतियाना काउंसलर नहीं बन सकता, तो मैं तो मेरा खानदान 9वीं दफा असम्बली में है, मैं 6ठी दफा हूँ, मेरी एहलिया सेकंड टाइम है जनरल सीट पर, मेरा बेटा, हम मोस्टली लड़ते ही आज़ाद रहे, आज़ाद हैसियत से कौमी सूबाई की 2 सीटें निकालते रहे। ये कहना कि ये तो बात एक महज एक जुबान दराजी कोई लोगों का वसीला होता है, वो ऐसी बात कर लेते हैं। तो दूसरा ये कि प्रॉब्लम ये शेख रशीद साहब का मैकेनिकल प्रॉब्लम है कि आप उनको देखें कि हमेशा मुस्लिम लीग के मियां नवाज शरीफ की फोटो उठा के उन्होंने वोट हासिल किए, इस मरतबा इमरान खान का एक फोटो उठा के वोट हासिल किए। एक मरतबा इन्हें अपनी हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ा, वो 2008 का इलेक्शन था जब जवेद हाशमी के मुकाबले में सिर्फ 15,000 वोट ले सके। साहब, शेख साहब तो कहते हैं कि मैं पीएससी का चेयरमैन, शेख साहब कहते हैं मैं पीएससी का मेंबर हूं। फतियाना साहब, शेख रशीद साहब आज ये भी दावा कर रहे थे कि मैं पीएससी का मेंबर हूं, मुझे खान साहब ने बना दिया है। तो जरा ये कंफ्यूजन वाज़े करते हैं, आप मेंबर हैं या शेख साहब हैं? जी आप इसकी ये तो आप कौमी असम्बली से चेक कर सकते हैं। 4 वेबसाइट पे तो आपका ही नाम है। तो मैंने इजलास अटेंड किया है, मैं ही मेंबर हूँ, कोई नोटिफिकेशन शेख रशीद साहब की नहीं हुई, ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है, और अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली ने शेख रशीद साहब को मेंबर नहीं बनाया, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई। कागजात में रियाज फतियाना ही मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, और मैंने 4 फरवरी को इजलास भी अटेंड किया है, और इंशाल्लाह फिर 12 और 13 को फिर इजलास अटेंड करने जा रहा हूँ। और खान साहब अगर आपको हटाते हैं तो आप हट जाएंगे सिंपली? जी, खान साहब हमारे कायद हैं, इमरान खान साहब को दूसरी राय नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि खान साहब भी कानून ज़ाब्ते या रवायात के खिलाफ कोई फैसला करेंगे। ये शेख रशीद साहब की ज़ाती गिदर की हैं। ठीक, साबिर बलोच साहब, अब एक तरफ बात हो रही है एनआरओ की। खान साहब बार बार बात करते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, जब उनसे पूछा जाता है कौन मांग रहा है तो वो बताने से कासिर रहते हैं। अब यही वतीरा जरदारी साहब का भी पिछले कुछ अरसे से बना हुआ है कि जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि 18वीं तरमीम को जो रोल बैक किया जा रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और कौन कौन सी इसमें क्लाजेस रोल बैक हो रही हैं, ये नहीं बता रहे। तो वतीरा तो दोनों तरफ एक ही जैसा है। देखें कमर भाई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि यानी इमरान खान साहब और उसके वज़रा बार बार ये कहते हैं कि जी के हम एनआरओ देंगे नहीं देंगे, ये हम लेंगे वो हम देंगे, ये हम करेंगे वो हम नहीं करेंगे। देखो बात यह कि एनआरओ एक सेटलमेंट है, एक सेटलमेंट जो है ना, ये हुकूमत और न सिर्फ सियासतदानों के बल्कि बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, और दूसरे मुल्क के जो है ना लोग हैं कि अगर हुकूमत ये समझती है कि भाई कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई आउटस्टैंडिंग है, किसी के ख़िलाफ़ कोई टैक्स के यानी जो है ना वो आउटस्टैंडिंग्स हैं, या और इस किस्म के जो नाजायज़ ज़रिए से कमाई गई दौलत है, अगर वो हम उस तरीके से नहीं ले सकते तो गवर्नमेंट उनके साथ कोई सेटलमेंट कर लेती है। और ये एक सेंसिबल हुकूमत की वो सोच समझ के इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। अब आप देखें ना, बाद औक़ात इस किस्म की भी मराहत लोगों को दिए जाते हैं कि जी कि आप इतने पैसे जमा कर दें, आपके बाकी पैसों को हम वाइट कर देंगे, वाइट मनी होगा और फलाना होगा। ये हमारे मुल्क में और दुनिया में हर जगह ये चीज़ें होती रही हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये सेटलमेंट, इस सेटलमेंट को इन लोगों ने क्या समझा हुआ है। हालांकि जहाँ तक सियासतदानों का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब ने बार बार कहा है कि जी कि हम नहीं मांगते, और दूसरी बात यह कि जहां तक हमारा ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी को तो कभी एनआरओ मिली नहीं है। अगर ये कहते हैं कि जरदारी साहब को एनआरओ मिला है तो बहुत गलत बात है ये। देखिए जी, मेरी अर्ज सुने, वो तो जरदारी साहब अपने तमाम केसेस कोर्टों से निकल के आए हैं, उन्होंने 12 साल कोर्टों का मुकाबला किया है।
कोर्टों ने उन्हें जो है ना ये रिलीफ दे दी है, किसी एनआरओ ने रिलीफ नहीं दी है। अगर मुशर्रफ को एनआरओ लाया था तो उसका सबसे बड़ा फायदा सरकारी मुलाजमों को और एमजीएम को हुआ था। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि इसको ये इशू ना बनाए, ये कोई इशू है ही नहीं। अगर कभी जरूरत पड़ी इनको, अब आप देखें एक बात, एक तरफ से वो खुद कहते हैं इस चीज को कि जी 2 अरब रुपए हमारे लीडर के खिलाफ जरदारी साहब के जो है ना उसके लिए खर्च किए गए और कुछ नहीं निकला। भाई जब 2 अरब रुपए कुछ नहीं निकला तो अब आप क्या करना चाहते हैं? अब आप एक और अब फिर आप जो है ना इन चीजों को उकेट फेंकते हो। जब 2 अरब रुपए खर्च करने से कुछ नहीं मिला, कोर्टों ने रिलीफ दिया, इसका मतलब वो इनोसेंट है। और एक इनोसेंट पर आप और दबाव डालना चाहते हैं इस मुल्क में क्या? ये देखें, इमरान खान को समझना चाहिए कि वो कोई शहनशाह नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, उसको हुकूमत करना नहीं आता, उसको कुछ करना नहीं आता। उसके जो लोग हैं वो गलत उसको मशवरे दे रहे हैं। वो स्टेट को एक स्टेट की तरह चलाएं। पाकिस्तान के हम सब बाशिंदे हैं, हमें उस हद तक न ले जाएं कि खुदा न खासा कि हम भी इमरान खान की जातियात पे आ जाएं। दिस इज रॉन्ग। ये एक पॉलिसी की बात तो आ चुके हैं, बहरहाल वो तो आपकी पार्टी भी आ चुकी है, जातियात पे सेटलमेंट और पॉलिसी की हद तक लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि एहतसाब के अमल पे एक तरफ तो सवालात भी अपोजिशन के उठ रहे हैं, गो कि एक वजीर की गिरफ्तारी हुकूमती कैंप से भी हुई है, लेकिन फिर भी ये अमल सारा, इस पर बहुत से सवालात अभी भी उठ रहे हैं। और साथ ही साथ चूंकि वज़रा की तरफ से लिस्ट आ जाती है कि 40 अफराद या 23 अफराद या 18 अफराद की फहरिस्त है जी, वो गिरफ्तार होने वाले हैं, तो इसलिए सवालात उठते हैं। और साथ ही साथ जो PSC का मामला है, इससे मजीद बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। आज खान साहब ने जहां एक तरफ ये वाज़ेह किया कि किसी को NRO नहीं मिलेगा, ना ही किसी के साथ डील होगी, वहीं खान साहब ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रियायत दी, बहुत कोशिशें की, मगर अब ऐसा नहीं होगा। यानी पार्लियामेंट के अंदर जो हुकूमत जिस तरफ इशारा दे रही है कि शहबाज शरीफ साहब को PSC का चेयरमैन इसलिए बनाया गया था कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो स्मूथली आगे बढ़े, आगे चल सके, लेकिन उस तरह से नहीं हो सका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद शहबाज शरीफ साहब को PSC का चेयरमैन बनाने के बाद पार्लियामेंट का माहौल बेहतर हो जाएगा, वो नहीं हो सका। और हुकूमत ये समझती है कि इसके बावजूद हुकूमत को नहीं आगे बढ़ने दे रही, पार्लियामानी एजेंडे में जो लेजिस्लेटिव एजेंडे को पूरा करने में अपोजिशन उसमें रुकावटें डाल रही है। तो अब खान साहब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जो PSC का चेयरमैन बनाया भी था, उस पर भी अब वो थोड़ा सा हमें रिवर्स होते अपने फैसले पे दिखाई दे रहे हैं। कल का जो इजलास हुआ था खान साहब की ज़ेर सदारत पार्टी का, उसमें खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं को यह हिदायत की कि कानूनी ऑप्शंस तलाश किए जाएं शहबाज शरीफ साहब को PSC के चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए। और आज भी खान साहब ने कुछ इसी तरह की बात की बलोकी में, जो वो खिताब कर रहे थे, जरा सुन लेते हैं। एक जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए और फिर उसी नायब को तलब कर ले, ये कभी किसी जमहूरियत में तस्वर ही नहीं कोई कर सकता। जितनी हमने कोशिश कर रही थी हमने कर ली है। अब किसी किस्म की रियायत किसी किस्म के करप्ट आदमी को नहीं हम देंगे। अब खान साहब ने जो बात की कि अब ऐसा नहीं होगा कि जेल से आके कोई PSC का चेयरमैन बन जाए, तो शेख रशीद साहब ने इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए वो जो जिन कानूनी ऑप्शंस का कल खान साहब ने जिक्र किया था, उसको शेख साहब ने बता दिया कि तहरीक अदम एतमाद वो लाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो कि अभी तक कोई मेंबर भी नहीं बन सके। जरा सुना देते हैं ये भी। मेरा ये राइट है, मैं इमरान खान साहब का इतादी हूँ कि शहबाज शरीफ की अपॉइंटमेंट तहरीक इंसाफ और इमरान खान के शान निशान नहीं है। इसको पैक किया जाए, इसके खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। लोग ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान के फैसले से एक चोर चौकीदार की सीट पे बैठ गया। तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अब जो मामला है PSC की चेयरमैनशिप वाला, उस पर खान साहब हमें थोड़ा सा अपने फैसले को रिवर्स करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद ही वाहिद ऑप्शन है कि 30 अरकान पे मुश्तमिल PSC जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसमें 17 हुकूमती अरकान हैं और 13 अपोजिशन के। तो जाहिर अगर हुकूमत खुद से मूव करती है तहरीक अदम एतमाद, तो वो कामयाब हो सकते हैं। समर साहब, अनजाने आज़म ने अपनी पहली तकरीर में, अगर आपको याद हो, तो वो हमें दिखाए थे कि जो ज़हनी माजूर बच्चे हैं उनका एक उन्होंने MRI दिखाया था। मुझे तो अब ये हुकूमत भी चूँकि इस काबिल नहीं थी कि उन बच्चों के लिए कुछ करती, लेकिन ये हुकूमत अब स्टंटेड ब्रेन गवर्नमेंट है। ज़हनी माजूर तौर पर ये माजूर हो चुके हैं
कि इस किस्म की गुफ्तगू से मैं तो हकीकत है कि ये PSC के इशूज़ और ये NRO के इशूज़ नहीं हैं। मेरा वज़ीर दाखिला से ये सवाल है कि FIA ने आज रिजवान रज़ी जर्नलिस्ट को लाहौर से क्यों उठाया? उससे पहले जो है वहां लोरालाई में जो प्रोफेसर अरमान इब्राहिम लोई थे, उनका जो पुरस्कार कत्ल है वो किसने किया है? साहिवाल वाला कत्ल अभी तक हमें नहीं मालूम। आयशा गुलाले उनके साथियों को किसने पकड़ा इस्लामाबाद में, हमें नहीं मालूम। के वजीरे जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनको थानों के चक्कर लगाने पड़े लोगों को रिलीज कराने के लिए। और अम्मार जान प्रोफेसर को किसने गिरफ्तार किया है आज? मैं तो वजीर आजम से यह पूछना चाहता हूं, मैं वजीर आजम ये पूछना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो पीस डील हो रही है उसमें पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया? हमें वॉशिंगटन से पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया है, लेकिन ये जो है अपनी तकरीरों में ये नहीं बताते कि पाकिस्तान ने क्या सौदा किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि कतर तशरीफ ले गए थे, उसमें उनको कतर वालों ने आज क्या जवाब दिया? उन्होंने तो माजरत कर दिया कि हम आपको भीख नहीं देंगे। तो मैं तो ये इन सवालों के जवाब चाहता हूं। ये जो PSC वाला इशू है ये नॉन इशू है, NRO नॉन इशू है। पाकिस्तान के अवाम को ये एक फिक्री तौर पर जो दिवालियापन हुकूमत है जो उनको मुआशी दिवालियापन के करीब ले आई है, हम ये सवाल पूछेंगे पार्लियामान में। ये NRO और ये PSC ये टोटली नॉन इश्यूज हैं और अपनी जो दिवालिया कारकर्दगी है उसको छुपाने की एक बड़ी मजमूम कोशिश है, पर ये छुपेगी नहीं क्योंकि खून बह रहा है। साहिवाल के जो 4 हमारे पाकिस्तानियों का खून है वो उस मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ आवाज दे रहा है कि जनाब मुझे बताओ ये किसने कत्ल किए हैं। तो ये खून इतनी आसानी से दबाया नहीं जाएगा। लेकिन सर अगर ऐसी कोई मूव आती है तो ज़ाहिर अब मरियम औरंगजेब साहब आज बता रही थी कि मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास भी जल्द बुलाए जाने का फैसला हुआ है, तो ज़ाहिर है कोई जिस तरह से पहले शहबाज शरीफ साहब के PSC चेयरमैन बनने के मामले पे अपोजिशन ने मिल के हुकूमत पे दबाव डाला था, तो अब भी उस तरह की सिचुएशन बनेगी तो ज़ाहिर 18 को अगला इजलास दोबारा होने जा रहा है, तो पार्लियामेंट के कैसे आगे चलेगी? खान साहब ने तो आज कह दिया कि पार्लियामेंट को हमने चलाने के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं करेंगे। ये तो पार्लियामेंट के अंदर माहौल मजीद खराब होने का इशारा है। देखिए जी, पार्लियामान को चलाने में सबसे बड़ी रुकावट इनके शरअंगेज वुज़रा हैं जो हर रोज आकर खुदा जाने कौन सा इनको कंपल्शन है कि उन्होंने हर सूरत ऑपोजिशन की तनकीद का जवाब देना होता है और उस तनकीद के जवाब में इस किस्म की जहरीली गुफ्तगू करते हैं कि ऑपोजिशन को वॉकआउट करना पड़ता है। अगर एक सेशन में मेरा इनको चैलेंज है ये अपने वुज़रा को खामोश करा दें और जवाब ना दें तो ये पार्लियामान चलना शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ऑफर कर चुके हैं, आसिफ जरदारी ऑफर कर चुके हैं, MMA के मौलाना असद ऑफर कर चुके हैं, ANP ऑफर कर चुकी है कि आप कानून साजी की तरफ आएं, लेकिन ये तो कानून साजी नहीं करना चाहते। आज भी इमरान खान साहब ने तकरीर में कोई कानून साजी की बात नहीं की। उनका जोर किस पे है? इल्जाम साजी पे, दुश्मनाम तराजी पे, बोहतान तराशी पे, ये काम वो करते हैं। अगर ये खामोश होकर सीरियसली ऑपोजिशन को एंगेज करें तो पार्लियामान चलेगी, लेकिन इनका तो चूंकि कारकर्दगी सिफर है लिहाजा तमाम हमला जो ऑपोजिशन के ऊपर है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी सदर नजीब हारून साहब को भी खुशामदीद कहूंगा प्रोग्राम में। नजीब हारून साहब, लगता है जो शहबाज शरीफ साहब ने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का जो एक जुमला कहा था बजट इजलास के दौरान, वो खान साहब को ज्यादा बुरा लग गया है कि अब शहबाज शरीफ साहब को हटाने की बातें हो रही हैं। वही शहबाज शरीफ साहब जो खुद प्राइम मिनिस्टर के कॉन्सेंट से PSC के चेयरमैन बनते हैं, तो अब मसला कहां आ रहा है और वाकई में क्या हुकूमत सीरियसली कंसीडर कर रही है कि आप तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को हटाने के लिए? देखिए, मसला जो है वो रवैयों का है। मसला जो है वो ये है क्योंकि ये 30 साल तक जिस गंद के अंदर रहने के आदी थे उसकी सफाई हो रही है। तो क्योंकि ये तो फीड ही गंद के ऊपर कर रहे थे, उसी गंद में खा रहे थे और उसी के अंदर पूरी कौम को भी झोंका हुआ था। कर्ज की दलदल के अंदर कर्ज की पी के मुल्क पूरा गिरवी रख दिया। इस वक्त जो तब्दीली की बात हुई और जो इमरान खान साहब की कबूलियत हुई पूरे मुल्क से और जिस तरह से वो इक़्तिदार में आए, तो इमरान खान साहब ने चूँकि 22-23 साल करप्शन की बात की थी और अब करप्शन के तहत और जो इदारों चाहे वो नैब है, FIA है, ये आज़ाद काम करने का इनको जब मौका मिल रहा है तो पकड़ धकड़ तो हो रही है। और पकड़ धकड़ ऐसा नहीं है क्योंकि यानी PTI की हुकूमत के अंदर भी जो लोग के ऊपर हाथ जा रहा है उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो रही हैं और उसी तरीके से हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को उस पिछले तर्ज हुक्मरानी से
बाहर निकलना है, क्योंकि 30 साल तक जब आप वही डॉक्टर, वही दवा, वही दारू और वही तरीका करते रहे और मुल्क अंदर की तरफ, ज़मीन में गिरावट की तरफ, गुर्बत की तरफ धंसता चला गया, सारे इंडिकेटर्स आपके। लेकिन नजीब हारून साहब, जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, एक मौका जिस तरह से खान साहब को और उन्होंने जिस तरह से हुक्मरानी की नजीब हारून साहब आप बात कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, जिस तर्ज हुक्मरानी की आप बात कर रहे हैं वो भी तो डिलीवर करने में अभी तक हमें उसमें बड़ी कोई नुमाया कामयाबी नजर नहीं आ रही। तकरीबन आपकी हुकूमत का जो 10% टेन्योर है वो आप पूरा कर चुके हैं। 10% में कोई डायरेक्शन एटलीस्ट नजर आ जानी चाहिए थी। ये ज़ाहिर बात है। मेरा सवाल तो पूरा हो जाए सर, जरा माजरत के साथ मेरा सवाल तो पूरा हो जाए। अब इस सिस्टम में भी अभी तक ये प्रॉपरली से डिलीवर नहीं किया, आवाम को बहुत ज्यादा समरात इसके अभी तक नहीं मिल सके, और अवाम जो है वो इस बात से उनका कोई गर्ज नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब पीएससी के चेयरमैन हैं या कोई और है। अवाम का जो बरह रास्त ताल्लुक है, जो उन्हें गर्ज है जिस मसले से, वो तो महंगाई के साथ है, उनकी बुनियादी सहूलियात के साथ है, उनके इश्यूज के साथ है, सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ है। वो चीज़ें अगर ठीक होंगी तो फिर अवाम समझेगी कि आपकी हुकूमत ठीक जा रही है। शहबाज शरीफ साहब पीएससी के चेयरमैन होते हैं या कोई और होता है, एक आम आदमी का इससे कोई गर्ज नहीं है। खुद आपके अपने वजीर फवाद चौधरी साहब, वजीर इत्तलात हुकूमत के तर्जुमान हैं, वो खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जिन वोटर्स की आप बात कर रहे थे, जिनके वोट से आप बने, खान साहब वज़ीर आज़म बने, उनको रिलीफ फ्राहम करने में अब तक कामयाब नहीं हो सके। जरा मैं सुना भी देता हूं आपको रेफरेंस के लिए। जी सुना दे जरा फवाद चौधरी साहब का बयान। ने हमें लेके आई है, उस मिडिल क्लास को हम फौरी रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। जी नजीब हारून साहब, अवाम को रिलीफ फ्राहम करेंगे तो तब हुकूमत को कामयाब हुकूमत कहा जाएगा। ये नॉन इश्यूज के अंदर जब उलझ जाएंगे तो आम आदमी के मसाइल तो हल नहीं होंगे। जब जिस वक्त ये हुकूमत आई है और जो एक पॉपुलर लीडर होता है ना, जिसको कौम ट्रस्ट करती है, जो चोर ना हो और जिसका एतमाद हो कौम का हासिल हो, वो बड़े फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल फैसले करता है। इमरान खान साहब ने ये एक फैसला किया, मुश्किल फैसला किया, आसान रास्ता अवेलेबल था कि फ़ौरन ही जनाब IMF की तरफ चले जाते और उनके साथ सारी चीज़ों के मामलात को रफ़ा करके उसी रविश के ऊपर, उसी हाईवे के ऊपर चल पड़ते जिस पे ये पीछे से रवा दवा थे। तो ये फैसला किया गया कि उस रास्ते पे जाना ही नहीं है। तो नतीजा ज़ाहिर बात है कि जब रास्ता तब्दील किया गया, दोस्त ममालिक की तरफ रुजू किया गया और सारी चीज़ें हुई, और जो पीछे का जो एक कॉन्सिक्वेंस है, जो अफेक्ट है, जो इनके एक्शंस थे माजी के, जो पिछली हुकूमत के और उससे पिछली हुकूमत के, तो उसके कॉन्सिक्वेंस को भी साथ साथ निमट रहे हैं, फंडामेंटल्स को भी सीधा कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि छोटा छोटा बोझ शायद पड़ रहा है, लेकिन क्या मज़ीद उसी तरीके से कर्जा पूरी कौम को और हर पैदा आज के दिन जो बच्चा पैदा हुआ है उस समेत हम पूरी की पूरी नस्लों को गिरवी करते चले जाएं, और जो इन्वेस्टमेंट माजी में हुए थे वो इन्वेस्टमेंट्स भी अगर कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स होते तो वहाँ से इसका कोई पेमेंट साइकिल होता, कि वहाँ से कोई रेवेन्यूज़ होते कि उनका जो इंटरेस्ट था वो दिया जाता। आज उसके एब्सेंस के अंदर ज़ाहिर बात है कि जब भी आप उसके अंदर अपनी चादर के हिसाब से जब मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन ये छोटा छोटा बार लोग उठाएंगे, ये जो शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वजह उसकी ये कि जो एक बड़ा आसान तरीका है कि जब जैसे चोरी करके चोर भाग रहा हो ना, तो वो भी चोर 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 मचाता हुआ चलता जाता है ताकि उसके अंदर वो निकल जाए। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त 3 बड़ी चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक न्याय अपना काम करे, एक अदलिया अपना काम करे, और एक हुकूमत स्ट्रक्चरल। जाहिर बात है कि अगर हुकूमत फेल होगी तो लोग इसको भी बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन पहला 6 महीने में जब आप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स को कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को जो PSC का चेयरमैन बनाया, ये बहुत बड़ा रास्ता दिया। लेकिन अगर वो उसको भी अगर नेगेटिव इस्तेमाल करें और जनाब वो नैब को अपनी गिरफ्त के अंदर लेने की कोशिश करें, तो इसमें एक रेजिस्टेंस बिल्टअप होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बिल्डअप होगा। अब साबिर बलोच साहब, आप भी कराची में मौजूद हैं, नजीब हारून साहब भी कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, वो भी वजाहत करेंगे, बताएंगे, इस बात की तस्दीक करेंगे। वहाँ गैस का बड़ा बहरान है, इसे भी हुकूमत की इनएफिशिएंसी कहा जा रहा है। साबिर बलोच साहब, ज़ाहिर है अवामी इशूज़ होते हैं, आप भी हुकूमत में रहे, अवामी इशूज़ होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं, या फिर ये जो इशूज़ हैं कि कौन PSC का चेयरमैन हो या ना हो, ये ज़्यादा मैटर करते हैं? कल को जब आप आवाम के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो आवाम तो आपसे ये पूछेंगे कि आपने किया क्या है। तो ज़रा बता दें साबिर साहब, कराची में क्या सिचुएशन है गैस की? ज़रा
भाई गैस की हालत तो यह है कि किसी के घर में गैस नहीं है यहाँ पे। इस वक्त मैं अपने घर में बैठा हूँ, यहाँ पर गैस नहीं है। मेरा घर तो क्या, किसी के पास भी गैस नहीं है। ना इंडस्ट्रीज़ में गैस है, ना डोमेस्टिक यानी लोगों के घरों में गैस है ना। ये देखें, बात यह है कि इन चीज़ों को आप छोड़ें। अच्छा, बात यह है कि आप इस चीज़ को देख लें कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अच्छा वो अपनी तकरीर में उसने कभी इन चीज़ों को एड्रेस किया है कि जी के अवाम के मुश्किलात क्या हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों को गैस मिल रही है, बिजली मिल रही है, हेल्थ वाइज क्या हो रहा है, और जो है ना एजुकेशन क्या हो रहा है, फलाना क्या हो रहा है। इनको बस 2-3 चीज़ों से इनको फुर्सत ही नहीं मिलती कि जी NRO और जो है ना अपना ये जो नेशनल असेंबली में जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आके, देखो मैं एक बात आपसे, आपने जो बात कर दी थी, मैं आपसे अर्ज़ कर लूँ कि आर्टिकल 171 के तहत ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वो फेडरेशन की ऑडिट करती है, उसके फाइनेंसेस को मॉनिटर करता है, उसको देखता है, और वो उसको फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ऐसे ही उसको पार्लियामेंट में भेज देता है। पार्लियामेंट भेजने के बाद ये फिर हमारी जो ना उस कमेटी में आ जाता है कि जो उसको देख के और उसके बाद वो अपने कमेंट्स के साथ और पार्लियामेंट में उसकी जो यानी उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें किसी किस्म की जो है ना कोई रियायत होती है, इसमें ना कोई सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, ना इसमें कोई ऐसी बात होती है। इसको एक इशू बनाया है, इसलिए इशू बनाया है इसको कि देखो ये किसी चीज़ के साथ हॉनेस्टली मैं बताऊं आपको कि आप देखें ये यानी रिकॉर्ड की बात है कि यानी पीपल्स पार्टी के दौर में कहा गया था कि जी के पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में 14 अरब डॉलर के कर्जे लिए थे। अच्छा, उसके बाद नवाज शरीफ के जब जमाना आया तो उसमें कहा था, ये रिकॉर्ड की बात है कि जी कि इन्होंने 24 अरब के कर्जे लिए थे। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। अच्छा, अब 14 से गए 26 पे। अब इस 5 महीने में इन्होंने 30 अरब का कर्जा लिया हुआ है। अगर इनके 5 साल पूरे हो जाएं तो ये 150 अरब डॉलर का कर्जा हो जाएगा। अब ये अपनी इस खिफत को छुपाने के लिए, इनको पता नहीं है। अब आप देखें ना, इनके रोजाना इनकी बातें आ रही हैं कि जी आज हमें कतर से हम जा रहे हैं, आज हम UAE जा रहे हैं, आज हम सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, दुनिया ने तो इनको छोड़ दिया है। अच्छा, ये IMF की बात करते हैं, IMF वालों ने अब खुद इनको छोड़ दिया है। वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक फोरम्स हैं, कोई इनसे बात नहीं करता। अच्छा, बात चाइना पे इनकी नजरें लगी हुई, चाइना को भी नाराज कर रहे हैं ये लोग अपनी हमाकतों की, बेवकूफ़ियों की वजह से। अच्छा, जरदारी साहब ने यानी उन्होंने CPEC को के जरिए पाकिस्तान को एक कंस्ट्रक्टिव यानी उसमें डाल दिया था कि डैम्स के मामले में और दूसरे यानी मामलात में पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, और उस प्रोसेस को फिर थोड़ा सा इन्होंने भी बढ़ाया, अब उसका भी बलियामेट कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात मैं सबसे बुनियादी आपको अर्ज कर रहा हूँ। देखो, बात मैं एक ये बताऊँ आपको कि अगर हम ये कहते हैं पीपल्स पार्टी कि जी कि ये हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं और तो कुछ नहीं है, हम पर तो डायरेक्ट कोई किसी किस्म की जो है ना वो चार्ज नहीं है कि जी कि हमने खुदा, हम पर जो चार्जेस हैं, हमारे लीडरशिप पर खुदा का जो चार्जेस लगाइए, वो तो हमें कोर्टों ने तो बाइज्जत बरी कर दिए। तमाम अब जो मामला खुला हुआ है साबिर बलोच साहब, बड़ा सीरियस मामला खुला हुआ है। असलम मसूद जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे ओमनी ग्रुप के, वो पकड़े गए हैं। मैं आपको मेन इसमें आई विटनेस थे, स्टार विटनेस नहीं है सर। एक सेकंड मेरी बात सुनेंगे। देखो, इस वक्त 18वीं तरमीम के जरिए पीपल्स पार्टी ने उस एजमनी को तोड़ दिया है। उस ताकत का जो गलत इस्तेमाल होता था, उस ताकत को तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, अब प्रोविंसेस को उनको एम्पावर कर दिया है। अच्छा, इन्हीं ये 18वीं तरमीम ना होने की वजह से, अच्छा पहले जो पावर सेंट्रलाइज था उसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान चला गया, सबसे बड़ा सूबा था, लेकिन वो आपसे अलहदा हो गए। क्यों अलहदा हो गए? आपकी एजमनी ने और आपकी ताकत ने, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी या आर्मी ब्यूरोक्रेसी थी या आपकी दूसरे जो सियासतदान थे यहाँ पे, उन्होंने ऐसे अरबे इस्तेमाल किया कि वो बेचारे वो चले गए, आपको छोड़ के चले गए, टूट गया।
अच्छा, लेकिन इस चीज को पीपल्स पार्टी ने महसूस किया, जरदारी साहब ने महसूस किया। चले मैं आता हूं इस तरफ, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान के पिलर्स को मजबूत किया है, ठीक है। अब ठीक ये है, मैं आता हूं इस तरफ, मैं आता हूं इस तरफ दोबारा से, ठीक है। उसी हेजेमनी को फिर से सेटलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, कि जो छोटे सूबे नहीं मानेंगे। भाई किसने कहा है? अभी तक किसी ने कहा नहीं, ऐसा इंटेंट जाहिर नहीं किया। बहरहाल खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अब जो बात होती है, आज भी खान साहब ने फिर से कहा कि मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, मुआशी पॉलिसियां ऐसी थी कि मुल्क को बहुत सख्त मुआशी बहरान में छोड़ के चले गए कि आज हम यानी कि जिस मुल्क को हमने संभाला है ये तो ऑलरेडी कर्जों में डूबा हुआ है, सख्त मुआशी बहरान में है। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट को अब तक उनकी सिमत सीधी नहीं हो रही कि वो मुआशी बहरान से बाहर ही नहीं आ सके, जो आप और पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ के गई थी। पहली बात तो ये है कि ये बारहा गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन चूँकि अनजाने आज़म नहीं समझ रहे, उन्होंने उनका एजेंडा यही है कि पिछली हुकूमत को मतून करें, बजाय ये कि अपनी 6 महीने की हुकूमत का जो है वो दिफा करें। मैं तो चाहता हूँ कि वो इस बात का जवाब दें कि अभी उन्होंने कहा जी हम इंतज़ामिया को सियासत से आज़ाद करेंगे, लेकिन अगले दिन जो हैं वो खुदा जाने किस वजह पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बैक वक्त बदल दिया उन्होंने, कि शायद वो नहीं किसी की ख्वाहिश पूरी कर रहे थे केपी में। हालांकि कल ही खुर्रम दस्तगीर खान साहब कल ही खान साहब ने ये फैसला किया था, इस अज़्म का इजहार किया था। आपको याद होगा कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें खान साहब ने ये फैसला किया था, ये ऐलान किया था कि ब्यूरोक्रेसी को सियासी असर रसूख से पाक किया जाएगा, और आज ये ट्रांसफर्स हो गई। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये इनसे सवाल पूछना चाहिए कि जब आप खुद फैसला करते हैं और फिर उसका जवाब जो है वो उसकी वायलेशन में होता है। ये तो अब यूटर्न तो बहुत छोटी चीज रह गई है। ये तो अब इस तरह इतना ज्यादा तजाद जो है वो गुफ्तगू में और अमल में बढ़ गया है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं तो चाहता हूं कि वो भी ये भी जवाब दें कि उनके वजीर उमूर कश्मीर हमारे फाजल दोस्त जो हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में है या नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि नवाज शरीफ ने बाहर भेज दिया। उनको यही नहीं मालूम कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो किस मुल्क में है। उनको यही नहीं मालूम कि उसकी अगली जो है वो पेशी कब है। इतने संजीदा मामलात पर इतनी गैर जिम्मेदारी हमने कम ही देखी है पाकिस्तान की तारीख में। और यही वजह है कि ये जो मामला जो है जो हर लिहाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से, अब स्टैंडर्ड एंड पुअर को तो मुस्लिम लीग नून ने नहीं खरीदा हुआ ना, उसने क्यों डाउनग्रेड किया है? जो रेटिंग मुस्लिम लीग नून के वक्त B+ थी वो पहले B हुई, अब B- हो गई है। फिच ने भी यही बात दिसंबर में की। उससे पहले वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, तमाम इदारों ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को नीचे गिरा दिया। और लतीफा ये है समर साहब, कमाल इस हुकूमत का ये है कि खुद इनसे क्योंकि बिल्कुल नाकामी हुई है मुआशी महाज के ऊपर, नाकामी हुई है कि कोई रिलीफ नहीं दे सके बिजली कीमत में, गैस की कीमत में, खाद की कीमत में। तो अब ये इन्होंने अपने सरकारी अफसरों के जरिए पाकिस्तान का ग्रोथ रेट घटा दिया। कल 5.8 से 5.2 पे ले मत करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। हाँ कि हाँ जी खुद ही लेके जी जो है वो जरी रेट कम था, ग्रोथ रेट कम था। भाई आप कंपीट करें, हमें ये बताएं कि हमें खुशी है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सब्सिडी दी और गैस की कीमतें नहीं बढ़ने दी। हमें खुशी है कि हमने सब्सिडी दी और हज की कीमतों को कंट्रोल में रखा। हमें खुशी है कि हमने पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए इस मुल्क को रोशन किया, इसको अमन दिया और इसको सीपैक दिया। मैं इमरान खान साहब से ये जानना चाहता हूं, जैसे भी अनजाने आजम है, कि आप 6 महीने से सीपैक के किसी मंसूबे पर गए क्यों नहीं? आपने वहां कदम तक नहीं रखा। और हमारा दोस्त मुल्क चीन परेशान है कि पाकिस्तान के सीपैक से पीछे हट रहा है। और हर गुजरते दिन के साथ जो नेक्सस है, जो आखिरी बात करना चाहता हूं कि मैं फिर मेरी डिमांड है कि हमें बताया जाए कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जो ताउन किया है वो क्या सौदेबाजी हुई है। मुझे रॉयटर की खबर नहीं चाहिए, मुझे वॉशिंगटन पोस्ट की खबर नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान की वजारत खारजा हमें बताए कि क्या सौदा हुआ है। ठीक है, चलें इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। और नजीब हारून साहब, अब आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, खुर्रम दस्तगीर साहब भी सवाल छोड़ गए हैं, साबिर बलोच साहब भी पिछले सेगमेंट में सवाल छोड़ गए हैं कि एक तरफ तो यूटर्न्स का आपको ताना मिलता है और उसका अमली इजहार हम देखते हैं। कल ही खान साहब ने मीटिंग चेयर की और उसमें उन्होंने फैसला किया
कि ब्यूरोक्रेसी को सियासी असर रसूख से पाक किया जाएगा। आज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर के वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और आईजी को हटा दिया जाता है और ख़बरें इस तरह की मीडिया में आ रही हैं कि कुछ इख्तलाफात थे कुछ मामलात के ऊपर, कुछ अमूर के ऊपर, जिसकी वजह से उन दोनों को ओहदों से हटाया गया। और दूसरा जो मुआशी सूरत हाल की आप बात कर रहे थे उस पर एक तो पिछली हुकूमतों को ताना देना बार बार, अब मेरे ख्याल से ये बात नहीं चलेगी चूँकि 6 माह आपको हो गए हुकूमत में आए हुए। अब आपने अपना बताना है कि आपने क्या किया। जो अब खबर थी जिसके सगीर साहब ने भी जिक्र किया कि 5.8 से ग्रोथ रेट को आपने कम करके टारगेट 5.2 कर दिया है। तो ज़रा अपनी प्रोग्रेस पे बताएं, अपनी कारकर्दगी बताएं। पिछली हुकूमतों को तो आपने काफ़ी ज़्यादा उस पर तनकीद कर ली है। मतलब एक बात जहन में रखें और सबको ये जहन में रखनी चाहिए कि हर चीज़ की एक बेंचमार्किंग होती है कि आपका कद भी जब नापा जाएगा तो किस जगह से आपको नापा जा रहा है, कहाँ खड़े होके। तो ये हवाला गो के इनको ना पसंद है पीपल्स पार्टी के दोस्तों को और नून लीग के भी, क्योंकि जो 30 साल का हवाला है वो तो बेंचमार्क के तौर पे, रेफरेंस के तौर के ऊपर उस गंद का जिक्र जब जब भी इकोनॉमिक्स का जिक्र होगा, जो कर्ज का जिक्र होगा वो आएगा। दे माइट नॉट लाइक इट, लेकिन वो तो होगा। अब ये पाकिस्तान का जो नया मॉडल है वो ये है कि पाकिस्तान हर मैच में उतर रहा था और बगैर गोलकीपर के जा रहा था। नतीजा क्या हो रहा था कि हम अंदर धंसते चले जा रहे थे, लोन बढ़ते चले जा रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी सब्सिडी के ऊपर चल रहे थे। और ये जो मॉडल को जब रोका है, जब ब्लॉक किया है और जब एक जो तसलसल के साथ जो करप्शन का जो मॉडल था जो प्रोजेक्ट्स के अंदर, उसको जब आप फिक्स करने जाते हैं तो इस वक्त एक थोड़ा सा जब करेक्शन लगता है और स्लाइड को आप अरेस्ट करते हैं तो एक रुका। उसके बाद अब जब इंशाअल्लाह ताला इस नई पॉलिसीज़ के तहत जब आप क्लाइंब अप करेंगे तो उसकी बेनिफिशियरी जो होगी वो पाकिस्तानी कौम होगी। इसकी जो पार्टनरशिप जो क्रिएट की जा रही है वो पाकिस्तानी कौम की जा रही है। क्योंकि अगर ये इतने बड़े साइंसदान थे और इन्होंने 30 साल तक इतना बड़ा माशी चैलेंजेस चला दिए, तो आज आप देखेंगे जो आम आदमी की जो हालत ये छोड़ के गए और मुल्क को कर्ज के अंदर डुबो कर गए, ये 5 साल के बाद मैं आपको दावे से कह रहा हूं, क्योंकि अब आप चादर के मुताबिक आप पैर को फैला रहे हैं। इसके अंदर आपको कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको ऑस्टेरिटी भी करनी पड़ेगी और इसके अंदर आपको बाजुकात ऑप्टिक्स खराब भी लगेंगी। लेकिन नजीब अरुण साहब, एक तरफ ऑस्टेरिटी की बातें हो रही हैं, एक तरफ क्योंकि वो कोई मदारी नहीं है, एक तरफ ऑस्टेरिटी का दावा होता है, दूसरी तरफ काबीना का हुजूम बढ़ रहा है अंदर कौमों को। नजीब अरुण साहब, एक तरफ तो ऑस्टेरिटी की बातें होती हैं, अखराजात हमने देखा है कंट्रोल नहीं हो सके, बजट खसारा जो है वो कम नहीं हो सका, साथ ही साथ जो ऑस्टेरिटी की बहुत ज्यादा शुरू में चर्चा रहा, अब वजारतें बढ़ रही हैं। काफ लीग को एक और वजारत आप दे रहे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को आप एक और वजारत दे रहे हैं, काबीना का हुजूम जो है वो बढ़ाया जा रहा है। फिगर जो है 6 माह की फिगर, क्योंकि जब खान साहब ने कमर भाई एक बात पूछे इनसे, ये मेरा कमर साहब एक बात मैं करना चाहता हूँ, छछमाई फिगर्स आना शुरू हो जाएंगे और वो कंपेरेबल है और उसको किसी पर्सनल रिकॉर्ड से ये नहीं निकाला जा रहा। जो भी FBR का रिकॉर्ड है, स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है, उनकी फिगर्स के लिहाज से ऑस्टेरिटी के अंदर भी अखराजात को आप कम कर रहे हैं और आप सबसे बढ़ के ये कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात आप जो मेजर जो चीज़ें हैं कि आप अपनी इंपोर्ट्स को इंडिकेटिव है कि उसको कम करेंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो गैस की सब्सिडी और दी गई जो भी चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि LNG इंपोर्ट हो रही है इस वक्त भी। पिछले दिनों कराची के पोर्ट पे, पोर्ट कासिम के ऊपर 2 जहाज लगे हुए थे एक वक्त के अंदर। अच्छा, अब उसकी जो भी ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हैं उससे भी निबर्द आजमा लिया जा रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने गैस आ रही है सर क्या सालों के अंदर। आप कराची में हैं नजीब अरुण साहब, आपके घर गैस आ रही है क्या? आज कराची में बड़ा बुरा है, बाद इलाकों के अंदर आ रही है, बाद में नहीं आ रही और काफी इलाकों में नहीं आ रही। ये बात बिल्कुल कहीं नहीं आ रहा, लेकिन ये इस अंजाम गलत है, ये बात साइकिल था जो आप गलत बोल रहे हैं, थी उसको मैनेज करके और फिर शिपमेंट्स मंगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों भी 2 जहाज लगे हुए थे, तो इस लिहाज से ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट जरूर है। साहब ये क्या सुन रहे हैं? क्राइसिस का तसलसल पीछे से चला आ रहा है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं साहब? बलोच साहब जी ऐड करना चाह रहे हैं?
जी जी कमर साहब देखें, बात ये कि ये गैस का बहरान आज का नहीं है, ये गैस का बहरान जब से गवर्नमेंट आई है इनकी नालायकी की वजह से इन्होंने तो इमरान खान साहब ने सुई नार्दन के एमडी को निकाल दिया, सुई सदन के एमडी को निकाल दिया। आप बताएं कि इनके जो सरबराह थे सुई नार्दन के और सुई सदन के, अच्छा उनके निकालने के बाद कौन सी आपने यानी बेहतरी आई है? क्या आप बेहतरी ला सके यहाँ पे? बल्कि और वर्स्ट हो चुका है। अभी जो चीफ सेक्रेटरी को आप कह रहे हैं निकाला है, फलाने को निकाला है, समर साहब 2 महीने इनका तो काम यही है कि जी के जो सरबराहान होते हैं उनको नौकरी से निकाल दें, उनको ट्रांसफर कर दें। भाई आप एक अपने आप एक लाए अमल बनाएं, आप एक पॉलिसी बनाएं, उस पॉलिसी के मुताबिक काम करें। आप अपने पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं उनके सिर्फ उनको रिडिक्यूल ना करें, उनको गालियां देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको शेख रशीद, फवाद चौधरी या वो जो पंजाब का आपका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पता नहीं क्या नाम है उसका, अच्छा फयाज हुसैन चौहान साहब, अच्छा इनको इकट्ठे बिठा के ये जो ड्रम बीटर्स हैं आपके, ये ड्रम बजाते रहेंगे, इनके गले में ड्रम बंधा हुआ है, अच्छा, और लोगों को गालियां और लोगों को रिडिक्यूल करना, लोगों को जो है ना बेइज्जत करना, इस तरह कब तक आप हुकूमत चलाएंगे? देखें आपको कितनी कानून साजी करनी है पार्लियामेंट में। जी समझ साहब, कितने कानून साजी तो अपनी जगह पे, आज तक तो आप किसी चीज की डिस्कशन नहीं कर सकते। मैं ये ऐड करना चाहता हूं जनाब, ब्लॉक किया हुआ है खबर साहब। देखिए हम पाकिस्तान के अवाम को ये बात आखिर ये लोग देखें मेरी बात, आप ये बात कर रहे हैं कि जी के 30 साल पहले करप्शन, आप अपने देखें खबर भाई, मुझे इजाजत दे दें, मैंने आपकी बात कैबिनेट में वही लोग बैठे हैं कि जो 30 साल से जो है ना, ये कहना चाहता हूं कि वही लोग पाकिस्तान के बहरानों को 30 साल से एलएनजी की शिपमेंट कैंसिल की, उसकी वजह से फर्नेस ऑयल को फायदा हुआ, उस फर्नेस ऑयल की वजह से पाकिस्तान में बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी। बिल्कुल। और आखिर में मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इजहार राय की आजादी का गला घूंटा जा रहा है, ये बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा क्लियरली अपने फैसले में कहा है कि जहां जो है अगर आप खौफ फैलाएंगे तो वहां फिर इस्तेहसाल होगा, इस्तेहसाल में नफरत फैलेगी और नफरत कभी भी रियासतों को चलने नहीं देती। बिल्कुल, और ये नाकाम रियासतें यही जब आप आज़ादी इजहार राय का गला घोटते हैं तो फिर मुआशरे जो हैं उनमें फिर बहुत सारी खराबियां पैदा होती, बहुत सारा बिगाड़ पैदा होता है, जिसे फिर बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नजीब अरुण साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके चाहिए। हलवाई की दुकान के ऊपर बैठ के नाना जान की फातिया दिलवाई जाती है ना, जो आसिफ जरदारी साहब करते रहे माजी के अंदर, और ये भी करते रहे। इस वक्त नाना जान की फातिया बंद है, कोई करप्शन का स्कैंडल इस हुकूमत का नहीं निकला है, और सबसे पहले वो आपको वो सुराख बंद करने पड़ेंगे जिन सुराख से ये पाकिस्तानी कौम माजी में डसी गई है। 5 साल का कोई स्कैंडल नहीं निकला अभी तक, 2013 से 18 तक। जी सर, ये जो सबसे बड़ा स्कैंडल है यार, ये जो वजीर बैठे हैं उसी के अंदर लोग काम आ रहे हैं। सीरियस इशू कोई करप्शन की रसीद हमें जो है, अगर इजहार राय की आजादी खत्म हो जाएगी तो फिर जमहूरियत भी पनप नहीं सकती, ये मुल्क नहीं चल सकता। हमें इजहार राय की आजादी को यकीनी बनाना है, वो एक बुनियादी पिलर है पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए, क्योंकि ये तमाम बातें डिस्कस हो, क्योंकि अगर आप जितना इसमें जो है अगर हुकूमत को खौफ है तो वो रिप्रेशन करती है, रिप्रेशन ब्रीड्स इस दौरान के अंदर एंड हेट ब्रीड्स और इंस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। जी नजीब अरुण साहब, बात मुकम्मल कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरी की तरफ चीजें चली हैं, एक जुडिशरी माशाल्लाह अच्छे फैसले उनके कलम से निकल रहे हैं, उन फैसले कभी हमें अच्छे लगते हैं कभी नहीं लगते, लेकिन उनकी कबूलियत बढ़नी चाहिए, हमें आदत डालनी चाहिए। तो जुडिशरी ने आपकी वजीर को पॉइंट आउट किया है पैराग्राफ 4 में। एक बात, दूसरा ये कि जो मीडिया है वहां से वो प्रोसिक्यूशन का असल रोल है, उनका नाम हमारे भाई दोस्त ने भी बात कही थी कि जी आसिफ जरदारी साहब 12 साल के अंदर निकल आए, क्योंकि वीक प्रोसिक्यूशन और विटनेसेस को मरवा दो, उठवा दो, दबा दो, अगवा करवा लो, मार दो, तो नतीजा क्या मरवा दिया? सभी यहाँ क्यों ऐसी गलत बात करते हो? लेकिन क्यों इतनी गलत और झूठ बोल रहे हो? किसको मरवाया है, किसको कुछ किया? पाकिस्तान का बेनिफिट उठाए, उन्हें मुस्ताफी होना चाहिए बगैर बजाय कि किसी और के खिलाफ वो तहरीक चलाएं। ट्रू दैट।
जी बनूं सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सवाल किया मैंने? जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आप बात कर रहे हैं वहां तो आपके वजीर का नाम भी आया है, जरा उन्हें फिर हटाएं काबीना से। मैं समझता हूं कि बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि ये जब तक तो वो फैसला जो है इसे बार बार पढ़ना चाहिए हुकूमत को भी और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को भी। वो बड़ा संजीदा फैसला है। हम आला इज़हार राय की आजादी के हवाले से, पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों का जो पर्व्यू है उसके हवाले से, कोर्ट लेवल के ऊपर इस तरह एनआरओ की धमकियां देने से, इस तरह पकड़ लेने की धमकियां देने से, पीएसी की चीजों से जो बुनियादी एक कारकर्दगी का दिवालियापन है वो छुपाया नहीं जा सकता। ये सारे सवालात सीरियसली फेस करने पड़ेंगे। अभी तक तो बैटिंग जो है ना पूरे पंजाब में चलाएं क्यों बढ़ रहे हैं, पूरे मुल्क में तरक्की जो है इस माली साल में अभी तक सिफर हुई है। ये सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। एक पीरियड के बाद कारकर्दगी को जांचा जाता है और इंडिकेटर्स आना शुरू होते हैं। ठीक है, ये तस्वुर करना कि जी वो पहले ही दिन से आ जाएंगे, अभी तो पॉलिसीज को भी इंप्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, क्या कह रहे हैं यार, बहुत शुक्रिया आपका साबिर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और याद फतेह साहब ने भी पहले सेगमेंट में ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जो एहतसाब का अमल है वो भी चलना चाहिए, लेकिन शफाफियत के साथ उस पर किसी किस्म के सवालात ना उठें, किसी किस्म के शुबहात ना उठे, उससे पाक होना चाहिए। और साथ ही साथ हुकूमत को अब सिर्फ एहतसाब के चोर डाकू के शोर से निकल के अवामी बुनियादी मसाइल के हल के लिए भी कोशिशें करना होंगी, और वो नज़र भी आना चाहिए कि अवाम को डिलीवरेंस हो रही है इस हुकूमत की तरफ से। आज के शो में इतना ही, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।